हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है, प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। ये क्वेश्चन GS 1, 2, 3 एंड 4 से बिलोंग करते हैं। और कहाँ पे पोस्ट करते हैं? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग इन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जिसके बाद नाइट में इनका डिस्कशन होता है। जहाँ तक संडे की बात है, तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो ऐसे आप अटेम्प्ट करते हैं, जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, तो इनको पीयर इवेल्युएशन के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। कहाँ पे आपको सबमिट करना है? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन, ठीक है। तो इस चैनल पे आपको अपने आंसर्स को सबमिट करना है। किस चीज़ के लिए? पीयर इवेल्युएशन के लिए। अब देखिए, आज का जो हमारा सेशन है उसमें हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन जो हैं GS 1 एंड 2 से बिलोंग करते हैं। एक क्वेश्चन गवर्नेंस से है, दूसरा क्वेश्चन सोसाइटी से है। 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। एंड इसके बाद क्या करेंगे? हमारा अगला सेगमेंट होता है जहाँ पे एक लर्नर की आंसर शीट को हम लोग डिस्कस करते हैं एंड उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि आपको ये पता लग जाए कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट आप फर्दर कर सकते हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो वो हमारा सेकेंड सेगमेंट होता है। अब देखिए, ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है गवर्नेंस से और 15 मार्कर है। 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स अचीविंग द गोल ऑफ स्कूलिंग फॉर ऑल, बट आवर जर्नी टूवर्ड्स लर्निंग फॉर ऑल इज येट टू बिगिन। कमेंट। देखिए, बहुत ही शानदार स्टेटमेंट दिया हुआ है जो कि सच्चाई भी है, ठीक है, जो कि सच्चाई भी है। तो कमेंट आपको यहाँ पे करना है। देखिए, ये स्टेटमेंट सही है तो इसी को आप एक्सप्लेन करेंगे। इस बात को तो आप समझ गए होंगे, लेकिन देखिए क्या क्या आपको इसमें बताना होगा। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जहाँ तक इंडिया की बात है, स्कूलिंग फॉर ऑल मतलब इनरोलमेंट तो हमारा टूवर्ड्स 100% हम अचीव कर पा रहे हैं, इनरोलमेंट। लेकिन जब बात आती है आउटकम की, कि क्या आपको बेसिक न्यूमरेसी आती है, क्या आपके पास बेसिक रीडिंग स्किल्स हैं, तो वहाँ पे हम काफ़ी पीछे हैं। और यह भी कह सकते हो कि अभी वो जर्नी शुरुआत होने वाली है, या येट टू बिगिन आप इस तरह से भी कह सकते हो। समझ में आ गया? तो देखिए, इसके क्या डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे और उसमें आपको करंट स्टेटस बताना होगा, तभी तो आप वैलिडेट कर पाएंगे इस स्टेटमेंट को कि भाई इनरोलमेंट तो ज़्यादा है लेकिन जो आउटकम है, जो लर्निंग आउटकम्स है, वो काफ़ी कम है। तो कुछ रिपोर्ट्स वगैरह आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। देन ये जो पुअर लर्निंग आउटकम है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसके कारण है, ये भी आपको बताने होंगे। समझ में आ रहा है? और क्या केवल रीजंस बताने से काम चलेगा? 15 मार्कर है, आपको सॉल्यूशंस भी बताने होंगे, ठीक है। एंड सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। एक बार फिर से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स, तो आपको बताना होगा ना कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि इनरोलमेंट बढ़ता चला गया। तो यही चीज़ आप लिख दो इंट्रोडक्शन में। समझ में आ गया ना कि किस तरह से आपको इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद स्कूलिंग फॉर ऑल, ये हमने ऑलमोस्ट अचीव किया है लेकिन लर्निंग आउटकम्स काफ़ी कम है, तो इसको वैलिडेट कर दो। देन ऐसा क्यों हो रहा है कि लर्निंग आउटकम काफ़ी पुअर है, वो बता दो। इसके क्या सोल्यूशन होने चाहिए और क्या कंक्लूजन होना चाहिए, ये इस क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर एक बार आपने इस चीज़ को समझ लिया ना कि किस तरह से आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह से आपके पार्ट्स होने चाहिए, तो बस 90% काम आपका हो गया है। उसके बाद तो कंटेंट है जो आप लिख ही दोगे, क्योंकि
इतनी मेहनत तो आप लोग करते ही हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर कुछ सालों पहले की बात करें तो हमारे यहाँ पे इनरोलमेंट काफ़ी कम होता था, लेकिन फिर आता है राइट टू एजुकेशन एक्ट। कब आता है, 2009 में। इस एक्ट ने क्या किया था, जो एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया था कि जो 6 to 14 ईयर्स के एज के जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए कंपलसरी एजुकेशन हो जाएगी। ये एक फंडामेंटल राइट है। उसमें यह भी प्रोविजन था कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो उनके लिए 25% सीट्स रिजर्व होंगी, कहाँ पे, प्राइवेट स्कूल्स में। तो इस वजह से जो इनरोलमेंट है वो काफ़ी बढ़ा, और हम देखते हैं कि अबाउ 95% इनरोलमेंट है। अगर हम इस एज ग्रुप की बात करें तो 95% से ज़्यादा का इनरोलमेंट है। और देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसकी डिमांड को हमने एड्रेस कर दिया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इनरोलमेंट बढ़ा है, स्कूलिंग फॉर ऑल ये हमने अचीव कर लिया या अचीव करने जा रहे हैं, तो वो दोनों बातें यहाँ पे आ गई। अब क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि जो लर्निंग आउटकम्स है वो काफ़ी पुअर हैं। तो भाई इसमें ना आपको कुछ रिपोर्ट्स वगैरह बतानी होगी, कुछ फैक्ट्स, कुछ डाटा वगैरह बताना होगा। और देखिए, जब भी हम लर्निंग आउटकम्स की बात करते हैं तो सबसे शानदार रिपोर्ट है असर रिपोर्ट। और ये जो 2017 की रिपोर्ट है, आप बाद वाली रिपोर्ट भी कोट कर सकते हैं, तो उसमें बताया गया है कि किस तरह से पुअर लर्निंग आउटकम्स हैं। और यहाँ पे डाटा आपके पास है कि 14% ऑफ रूरल यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 18 दे फेल्ड टू आइडेंटिफाई मैप ऑफ इंडिया। उनको पता ही नहीं है कि भारत का नक्शा क्या है, इंडिया का मैप कौन सा है। तो देखिए, आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस तरह से रहा होगा। Similarly, about 25% of this age group they cannot read fluent basic text in their own language। फिर से वही बात है कि इतना सब पढ़ लिया लेकिन समझ में आपको कुछ नहीं आया, आउटकम उसका कुछ भी नहीं है। तो देखिए, आपको समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से हम क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस कर रहे हैं वन बाय वन। क्वेश्चन ने कहा गया है कि स्कूलिंग फॉर ऑल, हमने बता दिया कि किस तरह से राइट टू एजुकेशन 95% से ज़्यादा का इनरोलमेंट है। लर्निंग आउटकम काफ़ी कम है, हमने बता दिया कि आज से रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये कहती है। तो क्वेश्चन की डिमांड को हमने यहाँ पे एड्रेस कर दिया है। अब बात आती है कि भाई क्या कारण है जिसकी वजह से ये जो लर्निंग आउटकम्स है ये एकदम पुअर है। देखिए, यहाँ पे एक और डाटा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टूडेंट बीइंग इनरोल्ड इन फॉर्मल एजुकेशन 42% ऑफ यूथ दे आर वर्किंग मोस्टली इन एग्रीकल्चर। भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि या तो उनको जो स्किल दी जा रही है वो स्किल सफिशिएंट नहीं है और अच्छी स्किल्स उनको मिलनी चाहिए, या फिर जो स्किल उनके पास है उसके अकॉर्डिंग जॉब उनके पास नहीं है। समझ पा रहे हो ना। तो ये बेसिकली क्या है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस हमको करने की ज़रूरत है, तभी जो आउटकम्स है वो और इम्प्रूव हो पाएंगे। ठीक है, तो ये सब डाटा आप लिख सकते हो। अब हम आते हैं फैक्टर्स के ऊपर, कॉजेस के ऊपर। तो देखिए, ये जो पार्ट है इसका सबसे आसान पार्ट है। जो भी बंदा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, इवन नहीं भी कर रहा है, तो वो उसको भी कुछ पॉइंट्स तो पता होंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से जो लर्निंग आउटकम्स है वो काफ़ी पुअर है। देखिए, सबसे पहला फैक्टर तो आता है गरीबी या फिर पॉवर्टी। देखिए, अगर फैमिली आपकी पुअर है तो स्कूल के बाद आपको कुछ और भी काम करना होगा, फैमिली की हेल्प करनी होगी, उनको सपोर्ट करना होगा। और इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपके पास टाइम कम मिलेगा स्टडीज़ को लेके। और अगर पॉवर्टी है, गरीबी है, तो भाई हेल्थ पे इसका असर होगा, बेसिक फैसिलिटीज़ पे इसका असर होगा, और अल्टीमेटली जो आपकी एजुकेशन है वो इससे अफेक्टेड होती है। देन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। देखिए, स्कूल्स की अगर बात करें, स्पेशली जो रूरल पॉपुलेशन है, तो स्कूल्स में टीचर्स नहीं होंगे। टीचर्स होंगे तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। टीचर्स हैं लेकिन उनके पास दूसरा काम काफ़ी सारा होता है, इलेक्शन में ड्यूटी लगा दी गई तो फोकस रहता ही नहीं है एजुकेशन के ऊपर। काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स भी आ गए हैं। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी पुअर है। और इवन आप देख लीजिए, जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे अब जो गवर्नमेंट स्कूल से उनकी क्वालिटी तो कम होती जा रही है, और जो प्राइवेट स्कूल से वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो प्राइवेट स्कूल से वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर भी क्वालिटी काफ़ी पुअर है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर्स।
टीचर्स की बात तो मैंने कर ही ली है। इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए स्कूल में अगर मान लो सेपरेट टॉयलेट नहीं है गर्ल्स के लिए, तो क्या वो गर्ल्स स्कूल जाएंगी? डेफिनेटली नहीं जाएंगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी कम है क्योंकि एक्सपेंडिचर काफ़ी कम होता है। आउटडेटेड टीचिंग प्रैक्टिसेस, आज भी रोट लर्निंग पे फोकस होता है। भाई रट लो, नॉलेज पे फोकस नहीं होता है, लर्निंग पे फोकस नहीं होता है। आपके सामने चीज़ें हैं, इसको रट लो, रोट लर्निंग पे फोकस होता है। आउटडेटेड प्रैक्टिसेस हैं, हमने किसी भी तरह से इसको इंप्रूव करने की कोशिश नहीं की है। देन सेमी लिटरेट पेरेंट्स, देखिए अगर आपके पेरेंट्स अनएजुकेटेड हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो देखिए बात आती है कि स्कूल के बाद घर पे आपको प्रॉपर गाइडेंस कैसे मिलेगी। तो वो इश्यू आता है। प्राइवेट ट्यूशंस, देखिए जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं ना, ये क्या करेंगे, स्कूल में तो अच्छे से पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन क्या करेंगे, प्राइवेट ट्यूशंस देंगे, तो वहाँ पे ये अच्छे से फोकस करते हैं। तो जो पुअर लोग होते हैं, जो पुअर स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली इश्यूज होते हैं तो वो उनको ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो प्राइवेट ट्यूशंस भी एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है पुअर लर्निंग आउटकम्स में। देन डिस्क्रिमिनेशन प्राइवेट स्कूल्स, देखिए 25% की हमने बात की थी, लेकिन वो भी फुलफिल नहीं होता है, और अगर किसी का एडमिशन होता भी है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। लैक ऑफ गुड असेसमेंट सिस्टम, डेफिनेटली देखिए आपको कितना आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी लोग फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा असेसमेंट सिस्टम है वो काफ़ी पुराना है, काफ़ी आउटडेटेड है, इसको बदलने की ज़रूरत है। और देखिए जब तक गुड असेसमेंट सिस्टम नहीं होगा तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि इश्यूज़ कहाँ पर हैं, इश्यूज़ कहाँ पर हैं, और किस तरह से फिर आप पॉलिसी फ्रेम करोगे। तो ये सभी कॉजेज हैं जिसकी वजह से लो लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम्स हमें देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया ना? ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं, और भी आपके माइंड में कुछ आए तो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। अब बात आती है कि भाई क्या सोल्यूशन होने चाहिए। तो भाई देखिए सबसे पहली बात तो है फाइनेंस, पैसा खर्च होगा तो आउटकम्स भी आएंगे। ठीक है, 3.4% इसको बढ़ाना चाहिए, इसको और इम्प्रूव करना चाहिए, एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात आप कह सकते हो कि गुड असेसमेंट सिस्टम होना चाहिए, मैंने आपको बताया। टीचर्स की आप बात कर सकते हो, आप कोलैबोरेशन कर सकते हो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, ताकि उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके जो मेथड्स हैं, वो हमारे टीचर्स सीख सकें। आप टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हो कि भाई आजकल डिजिटल बोर्ड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी इतना अच्छे से रोल प्ले कर रही है कि जिन चीज़ों को समझने में काफ़ी मुश्किल होती थी, आज काफ़ी आसानी से उनको समझाया जा सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। और देखिए यहाँ पे ना जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। आप यहाँ पे निष्ठा की बात कर सकते हो। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना, आप निष्ठा की बात कर सकते हो, निपुण की बात कर सकते हो, काफ़ी कुछ है जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। दीक्षा की आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ज़्यादा पता होगा स्कीम्स के बारे में। ठीक है, तो उन सबको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब देखिए बात आती है कंक्लूजन। तो देखिए आप यहाँ पे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसकी बात कर सकते हो कि ये जो पॉलिसी है इसमें इन सभी पॉइंट्स को एड्रेस करने की कोशिश की गई है, इसको सही से हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, ये जो स्टेप ली गई है ये एकदम राइट स्टेप है, इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। या फिर आप चाहें तो जो असर 2017 रिपोर्ट थी उसमें एक ये पॉइंट दिया गया था कि 73% जो यूथ है उनके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं। ठीक है, तो अगर मोबाइल फ़ोन्स है तो उसका प्रॉपर यूज़ कर सकते हो उनको सही से एजुकेट करने में, और इससे क्या होगा, उनका जो लर्निंग आउटकम होगा वो और अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ आपके मोबाइल में रहेगी। तो बात क्या है, आपको अकॉर्डिंगली पॉलिसी बनानी है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन समझना जरूरी है कि क्या इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक बार वो समझ लिया ना, उसके बाद क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंटेंट हम कुछ ना कुछ तो लिख ही देते हैं, बट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गया। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है सोसाइटी से, और 15 मार्कर है, 250 वर्ड्स में इसको अटेम्प्ट करना है। द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म शुड नॉट बी ओनली इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, बट इट शुड अलाउ डिसएग्रीमेंट्स विद सम एस्पेक्ट्स एज वेल। कमेंट। तो भाई थीम क्या है, सेक्युलरिज्म या फिर धर्म निरपेक्षता। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि
सेक्युलरिज्म का मतलब केवल इक्वल रिस्पेक्ट नहीं होती है, बल्कि इट शुड अलाउ डिसएग्रीमेंट्स विद सम एस्पेक्ट। अगर कुछ असहमति है किन्हीं पहलुओं पे तो उसको भी आपको अकोमोडेट करना चाहिए, ये कहना चाह रहा है ये स्टेटमेंट। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्या रिफॉर्म्स वगैरह पॉसिबल हैं क्या, अगर आप इसको सही से पढ़ेंगे तो क्या रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं क्या, और ये क्यों पूछा गया है। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए अगर हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो वहाँ पे स्टेट एंड रिलीजन, इनके बीच में सेपरेशन है, एक तरह की दीवार है, एक तरह की ये दीवार है, सेपरेशन है। ना ही स्टेट इंटरफेयर कर सकता है रिलीजियस मैटर में, और ना ही रिलीजन स्टेट अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकता है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन क्या यही चीज़ इंडिया में फॉलो होती है? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है, उसको अकोमोडेट करना है। तो जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो थोड़ा अलग है, यूनिक है। किस तरह से? देखिए हमारे यहाँ पे सेपरेशन की बात नहीं होती है, हमारे यहाँ पे इक्वल रिस्पेक्ट की बात होती है, क्योंकि डाइवर्सिटी है भाई। आप किसी भी रिलीजन को तो ऑफिशियल रिलीजन नहीं मान सकते हो ना, इसलिए इंडिया में कोई भी आपको ऑफिशियल रिलीजन नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो अब बात आती है, चलो डेफिनेशन तो हमने समझ ली, क्या स्टेट इंटरफेयर कर सकता है क्या रिलीजन में? किस चीज़ के लिए? रिफॉर्म्स के लिए। तो डेफिनेटली स्टेट इंटरफेयर कर सकता है रिफॉर्म्स लाने के लिए, और काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं। ट्रिपल तलाक आपने देखा, सती को अबोलिश किया गया, अनटचेबिलिटी को अबोलिश किया गया, ये सब क्या है? रिफॉर्म्स ही तो हैं। सबरीमाला टेम्पल क्या है? रिफॉर्म्स ही तो हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, ये फर्दर एक रिफॉर्म की बात हो रही है। तो हमारे यहाँ पे रिफॉर्म्स पॉसिबल हैं, लेकिन इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। क्या रिलीजन स्टेट मैटर्स में किसी तरह का इंटरफेयर कर सकता है? डेफिनेटली नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ पे रिलीजन को आप वोटिंग में यूज नहीं कर सकते हो, इलेक्शन में यूज नहीं कर सकते हो, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। अब बात आती है कि ये जो क्वेश्चन है इसकी क्या डिमांड है। डिमांड ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है। देखिए सबसे पहले ना आपको सेक्युलरिज्म को एक्सप्लेन करना चाहिए, पूछा गया है। इसके बाद इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है इसको बता दो, और किस तरह से हमारे यहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन सॉरी, अगर डिसएग्रीमेंट्स हैं तो किस तरह से उनका सोल्यूशन निकाला जाता है, रिफॉर्म्स वगैरह लाए जाते हैं, वो आपको बताना होगा। तो क्या डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे? इंट्रोडक्शन, क्या हमारा कॉन्सेप्ट है, स्पेस फॉर डिसएग्रीमेंट एंड इंप्रूवमेंट्स, देन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसके तहत ऐसा होता है, ये भी आप बता दो, ठीक है। एंड फिर आपको कंक्लूड करना होगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैंने काफ़ी कुछ तो आपको समझा दिया है, थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है, तो आप यही लिख दो कि जो इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो वेस्टर्न से थोड़ा अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है और उसको हमको अकोमोडेट करना है, ठीक है। तो यही आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। आप चाहें तो उसकी डेफिनेशन लिख दो सेक्युलरिज्म की, ये आपके ऊपर है। देन नेक्स्ट वन इज इंडिया का कॉन्सेप्ट क्या है। ये वही बात है कि इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे मेंशन कर दो कि भाई ये हमारा कॉन्सेप्ट है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज से अलग है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ऑलरेडी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम नहीं देंगे। अगला आता है कि स्पेस फॉर डिसएग्रीमेंट। देखिए जो हमारा सेक्युलरिज्म है वो परमिट करता है स्टेट को कि वो रिलीजियस मैटर में इंटरवीन कर सकता है, और इसके लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल्स भी हैं। देखिए रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, 15, 16, 326 समझ में आ रहा है। देन सबको फ्रीडम दी गई रिलीजन की 25 to 28, लेकिन इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। वो क्या हैं? देखिए, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, जैसे कि इक्वलिटी। तो अगर किसी को इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है तो स्टेट जो है वो इंटरवीन कर सकती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, ठीक है। और क्या है? और भी इसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिए गए, जैसे कि सोशल वेलफेयर के लिए, रिफॉर्म के लिए जो स्टेट है वो इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, ताकि जो पॉइंट है कि क्या स्टेट इंटरवीन कर सकता है वो आपका जस्टिफाई हो जाए। अब बात आती है कि इंटरवीन क्यों करेगा।
ताकि जो इंटर रिलीजियस एंड इंट्रा रिलीजियस इक्वलिटी है वो प्रमोट हो सके। ठीक है, समझ में आता है। ट्रिपल तलाक याद है, जो मुस्लिम वुमेन थी उनको इनइक्वली ट्रीट किया जाता था, तो इसीलिए स्टेट को इंटरवीन करना पड़ा ताकि इंटर रिलीजियस, दो अलग रिलीजन के बीच में, एंड इंट्रा रिलीजियस, एक ही रिलीजन में जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं उनके बीच में इक्वलिटी हासिल हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से स्टेट जो है वो इंटरवीन कर सकता है। आपको एग्जाम्पल्स भी देने होंगे। और क्या रिलीजन इंटरवीन कर सकता है? डेफिनेटली नहीं, और इसीलिए हमारा कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर इसमें एग्जाम्पल नहीं देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, एग्जाम्पल होने चाहिए। इसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा। आप चाहें तो बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से सिंपल सा लिख दो कि दस द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म मीन्स नॉट ओनली इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन बट अलाउज डिसएग्रीमेंट्स एज वेल। इससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, आप चाहें तो जो सबरीमाला टेम्पल था उससे भी आप एंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से कंक्लूड कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़े आगे, चलिए अब आते हैं सेकंड सेगमेंट की तरफ, जहां पे एक लर्नर की आंसर शीट हम डिस्कस करेंगे। तो भाई इन्होंने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है स्कूलिंग फॉर ऑल वाला। शुरुआत की है इन ए रिसेंट सर्वे विच कंक्लूड दैट वाइल ऑनलाइन एजुकेशन 8 out of 10 पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन 5 to 13 years of age said that children are learning less। तो भाई देखिए, तरीका आपका सही है, लेकिन इशू क्या है ना, आपने फोकस किया है ऑनलाइन एजुकेशन पे, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, रिसेंट सर्वे, भाई कौन सा सर्वे है ये तो बताइए। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखिए। जो क्वेश्चन की डिमांड है ना, उसी हिसाब से आपका फैक्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो मत लिखिए, लेकिन उसी हिसाब से फैक्ट होना चाहिए। और देखिए, कोशिश करिए कि जो कंक्लूजन है, जो इंट्रोडक्शन है, वो थोड़े से छोटे छोटे हों। ठीक है, देन आपने क्या बताया? रीजंस। अब देखो, रीजंस बताने से पहले आपने ये चीज़ तो बताई नहीं कि किस तरह से स्कूलिंग फॉर ऑल है, क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं, तो राइट टू एजुकेशन, किस तरह से इनरोलमेंट बढ़ा है, ये पार्ट भी तो आना चाहिए था। तो जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको समझिए। और ऐसा कब समझ में आएगा? जब आप 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन करो। ठीक है, उसको अंडरलाइन करो और फिर उनको आपको एड्रेस करना होगा। फिर रीजंस आपने दिए, नंबर 1 रोट लर्निंग, ये अच्छा पॉइंट है। देन आपने कहा है कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो मेनली फोकस करता है मार्क्स पे। तो ये तो वही बात हो गई ना कि रोट लर्निंग है, रट लो। तो पॉइंट रिपीट मत करो, इसको उसमें मर्ज कर सकते हो। देन प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑब्टेन गुड मार्क्स, फिर से वही बात है, रोट लर्निंग की आप बात करते हो। भाई पॉइंट्स आपको रिपीट नहीं करने, तो इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं। देन लो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, ये अच्छा पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट है। देन लेस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये भी अच्छा पॉइंट है। इंक्रीज डिजिटल गेम प्लेटफॉर्म, ये पॉइंट सही नहीं है ना, ये पॉइंट सही नहीं है, इसको आपको नहीं लिखना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए स्कूलिंग पे। देन ऑनलाइन एजुकेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग कॉज ऑफ रिड्यूसिंग लर्निंग, तो ये बात भी सही है कि भाई जिसके पास फ़ोन वगैरह नहीं है वो कैसे एक्सेस करेगा, तो ये पॉइंट आपका सही है। बट कोशिश करिए थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि पॉइंट्स ज़्यादा लिखो, एक्सप्लेनेशन कम होना चाहिए। ठीक है, फिर आपने क्या किया? वे फॉरवर्ड दिया है कि टीचर्स ट्रेनिंग पे फोकस करो, टेक्नोलॉजी पे फोकस करो। आवर एजुकेशनल सिस्टम नीड सम चेंजेस। देखिए, चेंजेस तो ऑलरेडी हो गए हैं, NEP 2020, तो बेसिकली आप उसी को यहाँ पे मेंशन कर रहे हो, बट उसका नाम नहीं लिखा आपने। तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दो कि जो NEP 2020 है इसको प्रॉपरली हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये जितने भी सजेशन आपने दिए हैं ये सब इसमें ऑलरेडी शामिल हैं। ठीक है, बढ़े आगे। देन वैल्यू एजुकेशन, देखिए वैल्यू एजुकेशन का क्या लिंक है विद लर्निंग आउटकम्स, ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखने की जरूरत थी नहीं। देन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019, इंडिया नीड्स टू फोकस इवन मोर स्ट्रांगली ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इट ऑफर्स। देखिए, आपने कंक्लूजन नहीं किया है, छोड़ दिया है, तो आपको क्या करना चाहिए था? ये जो आपका लास्ट पॉइंट है ना, इसको आपको कंक्लूजन में शामिल कर लेना चाहिए था। और कभी भी कंक्लूजन बुलेट पॉइंट में मत लिखो, हमेशा पैराग्राफ फॉर्म में आना चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? सारे पार्ट्स एड्रेस करो, पॉइंट्स रिपीट मत करो, रिलेवेंट पॉइंट्स लिखो, कंटेंट को आपको एंडिस करना होगा, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने छोड़ दिए हैं। ठीक है, रिलेवेंट पॉइंट लिखिए। ठीक है, और कंक्लूजन इंट्रोडक्शन आपका हर आंसर में होना चाहिए,
इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आपको डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म, देखिए इन्होंने क्या लिखा है, सेक्युलरिज्म वॉज एडेड इन प्रियम्बल बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। देखिए 42nd था, तो इस तरह के ब्लंडर मत करिए ना, इस तरह के ब्लंडर मत करिए। और वो सेक्युलरिज्म नहीं है, वो सेक्युलर वर्ड इंसर्ट किया गया था, तो यहाँ पे सेक्युलर वर्ड वॉज इंसर्टेड, ऐसा आपको लिखना चाहिए था। फिर आपने डिफाइन किया है इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, जीरो डिस्क्रिमिनेशन एंड बायसिंग। देखिए बात आपकी सही है, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन आनी चाहिए। मीनिंग तो यही है, लेकिन इक्वल रिस्पेक्ट की आपको बात करनी चाहिए थी जो ऊपर कहा गया है। और ऐसा क्यों किया गया है वो आपने नीचे बताया है कि क्योंकि हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है, तो ये पॉइंट भी आपका सही है। देन इंडियन वर्सेज वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, भाई अब आप मुझे बताओ ये क्या पूछा गया है क्या कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न सेक्युलरिज्म? नहीं पूछा गया है, तो इसको लिखने की क्या जरूरत है? आप बता रहे हो कि आर्टिकल 25 हमें इस ये कहता है, फिर 51A ये कहता है, इनकी कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, इनकी यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। आपको ब्रीफ में लिखना होगा कि कौन कौन से प्रोविजन है, उतना काफ़ी है, ठीक है। और ये हेडिंग आपकी सही नहीं है, हेडिंग आपकी सही नहीं है, हेडिंग को आपको सही से लिखना होगा। फिर आपने क्या लिखा है, हियर गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन रिलीजन टू अवॉइड डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ओवर अदर। देखिए इंटर प्लस इंट्रा दोनों की बात करिए। वाइल इन वेस्टर्न कल्चर, ये पूछा ही नहीं है, तो इसको क्यों मेंशन कर रहे हो, ठीक है, ये पूछा ही नहीं गया है। एग्जाम्पल क्या है, हिंदुइज्म में वाइट क्लॉथ मतलब जब किसी का फ्यूनरल हो रहा है, और वाइट कलर मतलब ऑस्पिशियस इन क्रिश्चियनिटी। मतलब क्या है इसका, इसकी रिलेवेंस क्या है, ये तो मुझे समझ में नहीं आई। तो ये जो एग्जाम्पल है आपका सही एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर रिलेवेंट एग्जाम्पल आपको देने चाहिए। Therefore every citizen has right to practice their religion, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, बट शुड अवॉइड हर्टिंग अदर रिलीजन। देखिए बात वो नहीं है, बात ये है कि स्टेट क्या इंटरवीन कर सकता है क्या, क्या रिफॉर्म्स कर सकता है क्या। तो एक्चुअली आप क्वेश्चन की डिमांड को आपने सही से नहीं समझा है, तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए, ऑटोमेटिकली वो समझ में आ जाएगी। और देखिए काफ़ी छोटा आपने आंसर लिखा है, काफ़ी जो वर्ड लिमिट है ना वो आपने फॉलो नहीं की है। मेरे ख्याल से ये 150 वर्ड्स का आपने लिखा है, जबकि 250 वर्ड्स में आपको लिखना था, ठीक है। तो क्या करो, जो मेंस की वर्कबुक आती है ना उसमें आप अटेम्प्ट करिए, वहाँ पे आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि कितना स्पेस आप ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन है और इसके हिसाब से करिए। स्ट्रक्चर आपका सही नहीं है, ठीक है, स्ट्रक्चर आपका सही नहीं है। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। प्रॉपर एनालिसिस करो, क्योंकि बहुत सारी डायमेंशन आपने छोड़ दी है। जो की डायमेंशन है उस पर आपने फोकस किया ही नहीं है। ट्रिपल तलाक, सती, अनटचेबिलिटी, ये सब यहाँ पे आने चाहिए थे। यूसीसी यहाँ पे आना चाहिए था, जो नहीं आया है, ठीक है। तो डीमोटिवेट मत होना। पर्पस क्या है कि मैं आपको गलती बता सकूं ताकि आप उसको इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा सेशन है इसको हम कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इससे जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।